SHQ रेडियो के यूट्यूब चैनल पे आपसे मिल रहे हैं हम एक मरतबा फिर। और फुटबॉल का आलमी कप जो है वो नॉकआउट स्टेज में ऑलमोस्ट आ गया है और बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन की, थोड़ी सी बात ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है उसकी, और संडे को बातें करेंगे बाकी सीरीज वगैरह की खेल के मैदान से में। और कल रात को जापान ने क्वालिफाई किया आलमी कप के नॉकआउट स्टेज के लिए और एक रिमार्केबल अचीवमेंट है जापान के लिए। जहां वो क्रोएशिया से खेलेंगे वो मैच भी जापान जीत सकता है, क्योंकि जापान के लिए बड़ी अचीवमेंट ये है कि उनने जर्मनी और स्पेन को हराया है, अगर वो कोस्टारिका से हारे भी, और वो उनने पूल को टॉप किया है। ये कमाल है जापान का। और वो मुंह पे हाथ रखने का ड्रामा जो जर्मनी ने किया था, तो अब वो मुंह पे हाथ रख के टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और ये दूसरी बार लगातार जर्मनी की टीम नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंची है। जर्मनी हर टूर्नामेंट में कंटेंडर होता है, लेकिन यूरोपियन चैंपियनशिप में भी नहीं पहुंचे वो नॉकआउट स्टेज में, 2018 के आलमी कप में भी, और आज भी नहीं पहुंचे। वजह क्या है? जर्मनी के क्या हालात हैं? ये मुलर टीम में खेल रहे थे, कर क्या रहे थे पूरे टूर्नामेंट में? नए प्लेयर मुसियल जैसे और दो चार चीज प्लेयर अच्छे हैं, रूडिगर है, बाकी हैं नए प्लेयर आए हैं, लेकिन ये पुरानों को कैरी करना और उसी तरीके से खिलाना जैसे पुराने खेलना चाहते हैं, वो रास नहीं आया जर्मनी को। और मुझे लगता है उनका फोकस ज्यादा प्रोटेस्ट पे था, और वो प्रोटेस्ट की उस फोकस से पहला मैच हार गए उस ड्रामे से, और फिर आगे कुछ कर नहीं पाए। मैंने कहा था जापान हर वक्त एशिया की लाज रखता है, और एशिया में अगर कोई टीम कुछ करती है अच्छा, साउथ कोरिया, और जापान साउथ कोरिया इतना अच्छा नहीं खेल रहा है। और सऊदी अरेबिया का फ्लूक था पहली विन, वो बाद में दिख गया। ईरान ने एक मैच अच्छा खेला बहुत, लेकिन उसके बाद जो लास्ट मैच में यूएसए था उनको हरा सकते थे, वो अपोनेंट ऐसा था, लेकिन वो डिफेंसिव टैक्टिक्स और बॉक्स में आके पता नहीं करना क्या है, ईरान भी बाहर हो गया। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अभी तक तो दो टीमें आ चुकी हैं, सेनेगल और मोरक्को ने पूल को टॉप किया है। 86 के बाद मोरक्को ने फिर नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है और बहुत बेहतरीन खेल रहा है। आलमी कप से पहले मैंने कहा था सेनेगल है, और लोग मोरक्को की बातें कर रहे हैं कि अच्छी टीम है। और टूनिसिया ने भी जाते थे एक जबरदस्त रिजल्ट दिया जब उन्हें फ्रांस को हरा दिया। अगर आप देखें, अगर डेनमार्क हरा देता ऑस्ट्रेलिया को, हो सकता है फ्रांस बाहर हो जाता टूर्नामेंट से। तो वो 9 प्लेयर डिशॉ ने चेंज किए और उस हिसाब से लाइटली लिया, और फिर हालत क्या हो गई वो हमने देखा। ये आलमी कप है, जैसे बेल्जियम के कोच ने कल कहा जब टीम बाहर हो गई, या मैनेजर ने कहा जब बाहर हो गई बेल्जियम की टीम के, ये दुनिया का टफेस्ट एंड बिगेस्ट टूर्नामेंट है, इसमें कोई इजी अपोनेंट नहीं होता। और उनके इंटरव्यू की तो मैं दाद देता हूं, जो उनने बातें कही, उनने उसमें कहा कि हकीकत ये है कि मेरी टीम ने ठीक खेला है, एक मैच जीता है, एक ड्रॉ किया है, एक हारा है, लेकिन यहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके, हम सेकंड सीडेड हैं दुनिया में, लेकिन हम हार सकते हैं। अब सोचना यह है, ये गोल्डन जनरेशन कही जाती थी लुकाकू की टीम, और उससे पहले कंपनी थे, डिब्रॉयन और बाकी वगैरह, हैजार्ड हैं, इसमें जबरदस्त टीम है बेल्जियम की। क्या गोल्डन जनरेशन खत्म हो गई है? और गोल्डन जनरेशन के बाद व्हाट बेल्जियम हैज नेक्स्ट? नथिंग। जर्मनी के पास कम से कम यंग प्लेयर हैं टीम में बहुत से, उनके 22 में 26 में, जो कहीं टेक ओवर करेंगे। बेल्जियम हैज लॉट टू थिंक। जापान और स्पेन के मैच की बात करते हैं। 83% पोजीशन ऑफ द बॉल जो है वो स्पेन के पास है, जीतता जापान 2-1 से। ये नहीं है फुटबॉल में कि आप कितनी देर बॉल अपने पास रखते हैं, लेकिन आप उस बॉल से क्या करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एशियन टीम्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि बॉल अपने पास जब रखें तो पता नहीं होता करना क्या है इस बॉल से। और जो बड़ी टीमें होती हैं उनको 2 मौके ही मिल जाएं तो वो समझ जाते हैं। अब जापान ने वहां एक जबरदस्त खेल दिखाया है और जीत हासिल की है जापान ने। एक हिसाब से ये शॉकिंग है कि जर्मनी और बेल्जियम, गिवन देयर परफॉर्मेंस, गिवन देयर बैकग्राउंड, गिवन देयर रेटिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल, क्वालिफाई नहीं करेंगे नॉकआउट के। दूसरी जानिब से ये एक खुशाइन बात भी है कि आप देखिए बाकी टीमों ने कितना रेस किया है, अपनी लेवल कहां ले गई है वो टीम। और पोलैंड और क्रोएशिया somehow they also got into knockout stage, और पोलैंड के साथ अर्जेंटीना ने उनको बॉल नहीं दिखाई बिल्कुल, 20% से कम पोजीशन रहा। अर्जेंटीना ने 2 गोल किए, 5-7 कर सकते थे, गोलकीपिंग बहुत अच्छी हुई। और उस मैच में खास बात यह हुई कि मैन ऑफ द मैच मेसी को मिला, क्योंकि गेम उन्हीं ने चलाई।
पास भी दिए और एक दो रन दिखाए उनने, मैजिक ऑफ मेसी भी दिखाया उनने। और मेसी की प्रेजेंस से लेवेंडोस्की इतने ओवरवेल्म थे कि शायद 4 बार उन्होंने बॉल टच की मैच में, क्योंकि जब रोनाल्डो और मेसी खेलते हैं वो फेयर्स राइवल हैं, लेकिन जब लेवेंडोस्की और रोनाल्डो या लेवेंडोस्की और मेसी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, लेवेंडोस्की उनके खिलाफ बहुत बोलते हैं, तो वो एक खौफ जैसा हो जाता है पैदा लेवेंडोस्की को, उनको नहीं होता है, दोनों को। वो हमें महसूस हुआ। और मैन ऑफ द मैच मिला तो मेसी को, लेकिन उनने वो उस खिलाड़ी को दिया जिसने पहला गोल किया, अपने पास नहीं रखा, कहा यही डिजर्व करता है मेरे बदले मैन ऑफ द मैच। दैट इज मेसी फॉर यू। इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा आपकी मेल की, लेकिन रऊफ का एक मेल है, बड़ा इंटरेस्टिंग मेल है, वो उसकी बात करूंगा। आलमी कप से फुटबॉल से उसका ताल्लुक है। उन्होंने कहा सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, कौन से खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं, कितने होते हैं, कहां से आते हैं, क्या हर एक आदमी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। देखिए मैच से पहले 22 तक की लिस्ट लेते हैं, उसमें जो खिलाड़ी होंगे वही सब्स्टिट्यूट होंगे, लेकिन टीम की लिस्ट 26 की है टोटल में। 18 से 22 तक की जो लिस्ट है आपकी, आपने दी, वही सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। और 5 सब्स्टिट्यूट अलाउड हैं आज फुटबॉल में, आलमी कप में, लेकिन 5 सब्स्टिट्यूट आप 3 मरतबा ब्रेक लेके अंदर ला सकते हैं। आपने देखा होगा 2-2, 3-3 इकट्ठे आ रहे हैं सब्स्टिट्यूट। आप 5 बार गेम नहीं रोक सकते, यानी 2 टीमें 10 बार गेम नहीं रोक सकती। एक टीम मैक्सिमम 3 बार ब्रेक गेम रोक के अपने 5 सब्स्टिट्यूट ला सकती है, इसलिए 2-2 सब्स्टिट्यूट 3-3 इकट्ठे आ जाते हैं सब्स्टिट्यूट मैदान में। और सब्स्टिट्यूट के आने से क्या हुआ, गेम में स्पीड बढ़ गई, रफ्तार बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई गेम की, फ्रेश लेग्स आई, और बिल्कुल बाहर जो गेम स्टडी कर रहा है उनमें से तो 5 खिलाड़ी नए आ गए अंदर। एक तो थकान नहीं है, फ्रेश है, और एक नई स्ट्रेटेजी और बाकी चीजें जो हैं वो अमल करने, जो गेम को देख के उनने हासिल किए, जो उनको मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर्स ने बताया है, वो करने आ गए। और ये फुटबॉल में मामला ऐसा होता है कि जो टीम होती है मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर्स की, वो क्रिकेट की तरह बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच और ये फील्डिंग कोच और फिजियो या फिर डॉक्टर और कोच नहीं होता है। कम से कम 20 से 25 आदमी होते हैं, और डायरेक्ट असिस्टेंट कोच या असिस्टेंट मैनेजर जो मैनेजर के कम से कम 3 होते हैं। उसके बाद बाकी लोग जो मैदान में नहीं नजर आते हैं वो भी 25-20 आदमी होते हैं टीम के साथ। और ये सब में एक और बात भी है, कनकशन सब अलग मिलेगा आपको। उन्हें सर में अगर चोट आ गई तो कनकशन सब आपको अलग मिलेगा, लेकिन कनकशन सब वही है क्रिकेट का मामला। जिस खिलाड़ी को अगर डिफेंडर को लगी है तो कनकशन सब डिफेंडर ही होगा, तो ऐसा नहीं है कि उसके बदले कोई और मैदान में उतरे। तो ये कनकशन सब, ये सब की बात हुई। अब क्रिकेट की बात करेंगे थोड़ी सी। एक ब्रीफ मुलाकात आपसे हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने खुल के पीटा वेस्टइंडीज को, डबल सेंचुरी लबुशेन की 65, ख्वाजा के 99, ट्रेविस हेड के 80-90 बॉलों में, और 200 नॉट आउट स्मिथ के, उनकी 29वीं सेंचुरी ब्रैडमैन के बराबर हो गए स्मिथ। शुरू में पहले दिन तो थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई थी वेस्टइंडीज ने भी। वो दूसरा टेस्ट जो कल शुरू हुआ रावलपिंडी में शुरू हुआ, पहले बड़ी ले दे हुई खिलाड़ी बीमार हैं, शायद मैं ही हूँ, वायरस हो गया है, बहुत अफवाहें फैली, कुछ को हुआ है डेफिनेटली, लेकिन 5 स्टार में खिलाड़ी रहते हैं और ये टीम अपना शेफ साथ लाई है, और 5 स्टार में हर तरह का खाना मिलता है, तो यू कैन नॉट गेट द स्टमक एक्स। अगर आप जाके स्ट्रीट फूड खाते हैं, आपको मजा आता है कहीं जाके, तो फिर आपको कुछ हो सकता है। अब मैच की जाने बातें हैं कि जो टीम अनाउंस की, दोनों ने जो टीम अनाउंस की इंग्लैंड ने, उसमें लीच कंप्लीट स्पिनर, उसके बाद उन्हें 2 खिलाड़ी खिलाए जो स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं ठीक ठाक, लिविंगस्टन करते हैं और फिल जैक्स करते हैं बॉलिंग, वो ऑफ स्पिन करते हैं, और फास्ट बॉलर 2 ही हैं, रॉबिन्सन और एंडरसन, दोनों जो हवा में बॉल घुमाते हैं ज्यादा, नई बॉल को बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं दोनों। और पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करेंगे, फिर बैटिंग पे भी आऊंगा, फिर जो दिन में हुआ उस पर भी आऊंगा। पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर खिलाता है, शायद उन्हें खुद ही विकेट बना के विकेट नहीं देखा, ये पहली बार नहीं है। सकलैन मुश्ताक एंड कंपनी ने ये पिछले 1.5 साल में लगातार किया है। रॉन्ग टीम सिलेक्शन, रॉन्ग प्रेफरेंसेस और रॉन्ग अप्रोच टू टेस्ट क्रिकेट, एंड दे हैव बीन लूजिंग इन विनिंग पोजीशंस आल्सो। तो उसमें एक तो आप 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, उसमें एक डेब्यू करते हैं आपके मोहम्मद अली 30 साल की उम्र में, जाहिद महमूद 34 साल की उम्र में, हादिस रऊफ 29 साल की उम्र में, कोई टेस्ट नहीं खेला इनने। नसीम शाह एक हैं जिनने 14 टेस्ट में 34 विकेट लिए हैं, नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। वो एक और फास्ट बॉलर खेलते हैं।
फिर 2 पार्ट टाइमर्स खिलाए जाते हैं जिनको इस्तेमाल करना नहीं आता है नॉर्मली बाबर को। सौद शकील है एक पार्ट टाइमर और आगा सलमान है पार्ट टाइमर, एक लेफ्ट आर्म एक ऑफ स्पिनर। अब आप देख लें कि इंग्लैंड के 2 बॉलर अगर आप ले लें, एक ही ले लें तो 700 के करीब विकेट है। लीच के खासे विकेट है, रॉबिन्सन विकेट ले रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम के 34 विकेट है बॉलिंग साइड के। विकेट ऐसा जिसपे फास्ट बॉलिंग नहीं चलेगी, सीमट है, उसपे 3 फास्ट बॉलर खेलते हैं, स्पिनर एक ही खेलता है, नवाज बाहर बैठे रहते हैं। वो मामला है कि हमने ज्यादा बैट्समैन खिलाने, हमें डर है हार का, और वही मशरम बाहर बैठते हैं, फिर एक फास्ट बॉलर की जगह वो खेलते, वो बैटिंग कर लेते हैं। ये सेंस नहीं बनती। और जो हमने देखा जाहिद महमूद को विकेट चलिए उनके फेवर में नहीं है। नंबर ऑफ लूज बॉल्स पर ओवर 2, मोहम्मद अली 2, हारिस रऊफ 2, नसीम शाह 2, लेग पे, ओवर पिच या शॉर्ट पिच ऑफ के बाहर। जब ऐसा विकेट होता है तो एक लेंथ पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग करके रन रोके जाते हैं, फिर बैट्समैन को स्ट्रगल करवाने की कोशिश की जाती है। हम कहेंगे बैस बॉल वगैरह वो ये, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी। बॉलिंग ही ऐसी थी कि बैट्समैन खुल के हर ओवर में उसको 1-2 चौके मिल जाते थे। 73 चौके पहले दिन पड़े और 3 छक्के, 73 बाउंड्रीज इन 1 डे। और जो 506 का स्कोर है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक दिन का। और 90 ओवर नहीं हुए दिन में, 75 ओवर हुए दिन में, ये 75 ओवर्स का स्कोर है 506। इनमें सेलेक्टर्स की हैरान हूं मैं देख के ये कि फिर मुझे लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। मैं वो मेल मिलती है मुझे कि मगर मैं जो बोलता हूं बाद में वही हुआ होता है, और मैं किसी की तारीफ बेजा नहीं कर सकता, दुनिया की कोई भी टीम हो। मैं हैरान हूं सिलेक्टर्स पे उनके। आप सीरीज का पहला टेस्ट खेल रहे हैं और आप टोटली इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लेके उतरते हैं, विकेट बनवाते हैं वो कि मैच ड्रॉ हो जाए, ये सोचे बगैर कि दूसरी टीम में कितने अच्छे बैट्समैन हैं। वो उनके ओपनर चल गए, वो तो कुछ कराली सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही रन बनाते हैं, और डकैट ने बहुत अच्छा खेला, कराली ने भी अच्छा खेला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने देखा है बाकी मुल्कों के साथ वो क्या करते हैं। इंडिया आए तो क्या किया उन्होंने। उसके बाद बेन स्टोक्स है टीम में बैट्समैन, पोप अच्छी बैटिंग करते हैं आपको पता है, और ब्रुक्स ने सेंचुरी बना ली। वो मच हाईली रेटेड यंगस्टर हैं वो उनकी टीम के, और उन्हें कोई लूज बॉल नहीं छोड़ी। उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी तरह से उन्हें इनिंग मैनूवर की, और अगर बैड लाइट नहीं होती दे वुड हैव क्रॉस 600 इन नेक्स्ट 15 ओवर्स। 15 बॉलों में 38 पे शाम को खेल रहे थे स्टोक्स। उनकी इंटेंशन थी 600 पूरे बनाने, 90 ओवर्स हो जाते और एक ही दिन के बाद डिक्लेयर कर देना। और एज यूजुअल फिर पाकिस्तान का स्ट्रगल शुरू टू सेव द टेस्ट फ्रॉम द सेकंड डे इटसेल्फ। फिर मैं सिलेक्टर्स की जाने बताता हूं कि क्या वहां कोई बॉलर नहीं बचा है फास्ट जो बॉलिंग करे, लेकिन कोई तो बाहर होता है एक्सपीरियंस जिसने टेस्ट क्रिकेट खेली है जो फास्ट बॉलिंग कर सकता है, और दे नीडेड जस्ट 2 फास्ट बॉलर्स। नसीम शाह था और अगर तो एक और फास्ट बॉलर। मोहम्मद अब्बास कहां है, विकेट टेकिंग बॉलर, जो वाहिद बॉलर हैं जिन्हें वेस्ट एशियन कंडीशन में मैच में 10 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड में भी विकेट ले रहे थे, जहां खेलने जा रहे हैं विकेट ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं खिला रहा। फिर हसन अली क्या बुरे होते हैं इस विकेट पे, मोहम्मद अली या हारिस या नसीम शाह से। So Pakistan has been taken to task by a very good batting side and they batted brilliantly. इसमें कोई दो राय नहीं जो बैटिंग उन्होंने की है। और बाबर और सकलैन एंड कंपनी समझा भी नहीं सके बॉलर्स को ब्रेक के बाद की जाए कि इसके बाद करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम कंट्रोल में रखें सिचुएशन को। नहीं समझ पाए, न समझाया गया, न बॉलर ने यह डिलीवर किया। फिर वो टेस्ट के लायक हैं कि नहीं, ये सोचने की बात है। बैटिंग की स्पीड आप देखें, क्रॉली 122 111 बॉलों में, डकेट 107 110 बॉलों पे, पोप 108 104 बॉलों पे, और ब्रुक 101 81 बॉलों पे पहले दिन। सो एवरीबडी इज अबव 100 एंड देन अगेन आई से 73 बाउंड्रीज इन अ डे प्लस 3 सिक्सेस। इनकंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ बोथ ऑफ बॉलर्स। कुछ लोग कह रहे हैं T20 का इम्पैक्ट है जी, ये जबरदस्त बातें शुरू हो गई। T20 में 20 ओवर ऐसी बैटिंग की जाती है, यहां 75 ओवर बैटिंग हुई है, यहां बाउंड्री 55 मीटर नहीं है, कोई T20 का इम्पैक्ट नहीं है। आपको इनिंग कैरी करनी है, जब आपको लंबी इनिंग खेलनी आएगी तभी आप लंबा स्कोर करेंगे। अगर 100 बॉलें या 125 बॉलें खेल रहे हैं, वो तो 120 बॉलों का मैच है पूरा, तो व्हाट इम्पैक्ट। स्कूप शॉट तो मैंने देखा नहीं किसी को मारते,
There's nothing like that. You have to adjust to Test cricket, which Pakistani bowlers could not, but England's batsmen did. और आलमी कप में आज भी कुछ अहम मैच हैं जो तकदीर डिसाइड करेंगे कुछ टीमों की, लेकिन इतना सीरियस मामला नहीं है जितना जर्मनी और स्पेन के ग्रुप में था या मोरक्को के पूल में था। आगे इंटरेस्टिंग क्लैशेस हैं, नॉकआउट है, डू और डाई है, और प्रेशर होगा टीमों पे ज्यादा। कुछ टीमें अपनी गेम रेस कर रही हैं, आगे जा रही हैं। नेमार भी फिट नहीं है, इशू है ब्राजील के साथ, और ब्राजील उतना अच्छा नहीं खेल रहा जितनी उम्मीद थी उनसे। क्या पता है आगे बढ़े, जितना गेम इंप्रूव करें वो अपने। और सारी टीमें तकरीबन बाय एंड लार्ज किसी हद तक टक्कर दे रही हैं मच फैंसी टीम्स को, इसलिए नॉकआउट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जापान क्रोएशिया का मैच इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट कैन गो आइदर वे। जैसे ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना का है, थोड़ा फेवरेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्जेंटीना दिखता है हमको। फ्रांस पोलैंड में हमें दिखता है फ्रांस का चांस ज्यादा है, लेकिन बाकी में कुछ भी हो सकता है। मोरक्को कैन थ्रेटन एनी टीम एंड दे कैन बीट स्पेन ऑल्सो। ऐसा नहीं कि वो नहीं हरा सकते हैं स्पेन को। तो अब देखते रहेंगे आलमी कप, और इतवार को बात करेंगे बाकी मैचेस की, इंडिया की सीरीज की, और विजय हजारी ट्रॉफी में जे&के की परफॉर्मेंस की, अंडर 25 में जे&के की बेहतरीन परफॉर्मेंस की, और कुछ खिलाड़ियों की। और जाते जाते ये बात को, मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी जब T20 आलमी कप जारी था, आज फिर दोहराऊंगा आप सबके लिए कि अब आप देखिए हर पूल के जो आखिरी मैचेस हैं आलमी कप में, आखिरी होते हैं, 4 टीमें हैं तो 2 मैच हैं, वो एक ही टाइम पे शुरू होते हैं, 8:30 और 12:30। ये नहीं एक खेलेगी 8:30 और दूसरी खेलेगी 12:30, तीसरी खेलेगी नेक्स्ट डे, चौथी खेलेगी नेक्स्ट डे, ताकि सब कुछ जो उनने किया है उसको इनको गलत करने का मौका मिले। ये क्रिकेट में चलता है, फुटबॉल में नहीं चलता है। यू हैव टू स्टार्ट मैचेस साइमल्टेनियसली कि किसी को कोई एडवांटेज नहीं मिले, जैसे हमने आलमी कप में देखा है। T20 और 50-50 में कुछ टीमों को एडवांटेज दिया जाता है, कमजोर टीम के साथ उनका आखिरी मैच रखा जाता है, और अलग अलग टाइम पे मैच। ये टीवी रेवेन्यू कमाना है, गेम इज इंपॉर्टेंट और टीवी रेवेन्यू इज इंपॉर्टेंट। ये क्रिकेट नहीं समझ पाया, इसलिए T20 जो है वो छाड़ रहा है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इसका भी ऐसी बात नहीं है कि जब आप वो जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी उसका पेट काट के सारे अंडे निकाल लेंगे तो फिर तो और अंडे नहीं देगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। मिलते रहेंगे SHQ रेडियो एक्टिव पे।